एक एम्प्लॉय को ध्यान में रखना है। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो जो पहला पॉइंट है, हर महीने की 15 तारीख से पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा हो जाना चाहिए। नोटिस बोर्ड पर जितने भी वो रूल फॉलो कर रही है एज ए ट्रस्ट के रूप में, पीएफ से जुड़े जितने भी रूल है उसको नोटिस बोर्ड पर उनको जो है लगाना पड़ेगा। मेंबर है जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट काम करता है उसको भी ये मालूम होने चाहिए कि जो नॉर्मल प्रोविडेंट फंड के रूल्स क्या है, 20 दिन के अंदर अंदर आपका उस कंपनी को सेटल करना ही पड़ेगा। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों हाल ही में ईपीएफओ ने एक नई गाइडलाइन, एक नई एसओपी जारी की है एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, यानी कि दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो पीएफ का जितना भी डेटा होता है, जितना भी उनके एम्प्लॉइज है वो सारा वो खुद मैनेज करती है, यानी कि एक ट्रस्ट के द्वारा मैनेज करती है, ना कि पीएफ डिपार्टमेंट खुद उसे हैंडल करता है। तो ऐसी कंपनियों को एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है एग्जेम्प्टेड लिस्ट इस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पर अगर आप लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनियां एग्जेम्प्टेड हैं उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जनरली ये जो एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट होती है लार्ज कंपनीज होती है जिनमें मोर देन 5,000 और मोर देन 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये कंपनियां पीएफ का जितना भी अकाउंट होता है, जितना भी फंड होता है, ये खुद से मैनेज करती है। इनका एक ट्रस्ट बना होता है जिनसे ये मैनेज करती है। तो ईपीएफओ ने हाल ही में इन्हीं एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नई एसओपी, एक नई गाइडलाइन जारी की है जो हम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पीएफ मेंबर इन एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनके लिए इस नई एसओपी में क्या क्या नए पॉइंट्स हैं जिनको एक पीएफ मेंबर को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं या फिर आपके कोई मिलने वाले इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट में जो भी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में आप देख सकते हैं अगर आपके कोई मिलने वाले आप इन कंपनियों में काम कर रहे हैं तो जो नई गाइडलाइन आई है उसमें आपके लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में हम इसी चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो एसओपी जारी की है 6 अक्टूबर 2023 को ही इन्होंने जारी की है और इसका जो सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एसओपी फॉर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ईपीएफ एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही ये एसओपी लॉन्च की गई है। तो अब आप इसमें एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो दोस्तों ये 62 पेजेस की बहुत ही लेंथी बनाई गई है एसओपी है। ये पूरी डिटेल में मेनली ये जो है एम्प्लॉयर कंपनी के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन बीइंग ए एम्प्लॉय एक पीएफ मेंबर के लिए हमारे लिए इसमें क्या है वो कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से हाईलाइट किए हुए हैं तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए जो मेन पॉइंट है कि एम्प्लॉय को ध्यान में रखना है। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो जो पहला पॉइंट है आप पेज नंबर 8 पर आप जाएंगे तो ये जो एसओपी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो ये पॉइंट है आप जो है भी खुद चेक कर सकते हैं। जो पेज नंबर 8 पर आप देखेंगे द एम्प्लॉयर शैल इमीडिएटली एनरोल एन एम्प्लॉय एज अ मेंबर एंड अरेंज टू transfer his accumulations if the said employee was already a member of EPF or ऑफ एनी अदर एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है, कंपनी एग्जेम्प्टेड कंपनी है, उसको इमीडिएटली एनरोल करना होगा एम्प्लॉय को, ना कि कुछ दिन उसको ऑफ रोल वर्क कराए और फिर उसके बाद में रोल पे ले। तो यहाँ पर इस पॉइंट के मध्य को जो डिस्कस किया गया है कि आपको इमीडिएटली ऑन रोल करना होगा एक पीएफ मेंबर को, चाहे वो एग्जेम्प्टेड से आया हो या फिर अनएग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कंपनी से आया हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी ट्रांसफर टू द प्रोविडेंट फंड एट द रेट prescribed under the act by the 15th of each month and any delay shall entail a simple interest at the rate under section 7Q of the act। यानी कि हर महीने की 15 तारीख से पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा
हो जाना चाहिए, अदरवाइज इसमें इंटरेस्ट का प्रावधान रखा गया है। तो एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी कंपनी है, वो 15 तारीख से पहले पहले जमा करवा रही है या नहीं करवा रही है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एम्प्लॉयर शेल डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ए कॉपी ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रस्ट एंड अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एज व्हेन अमेंडमेंट thereof along with the translation in the language of the majority of the employees। यानी कि एक जो एग्जेम्प्टेड कंपनी है उसको अपने नोटिस बोर्ड पर जितने भी वो रूल फॉलो कर रही है एज ए ट्रस्ट के रूप में, पीएफ से जुड़े जितने भी रूल है उसको नोटिस बोर्ड पर उनको जो है लगाना पड़ेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज में हिंदी के अलावा भी कोई लोकल लैंग्वेज यूज होती है तो उस लोकल लैंग्वेज में भी जो भी ट्रस्ट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं पीएफ अकाउंट को हैंडल करने के लिए, उनको नोटिस बोर्ड पर जो है डिस्प्ले करना होगा। तो एक ये मैंडेटरी रूल है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयर शेल इंश्योर दैट द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द क्वांटम ऑफ बेनिफिट for its trust beneficiaries shall not be lower than those provident fund under this act and the scheme। देखिए दोस्तों, जो एग्जेम्प्टेड कंपनियां होती है वो एग्जाम्पशन क्यों लेती है? देखिए दोस्तों, प्रोविडेंट फंड से जो है फंड को मैनेज कर सके और उस फंड को वो कहीं और इन्वेस्ट कर सके। लेकिन प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ ने एक इसके लिए प्रावधान रखा है कि आप जो भी रूल और रेगुलेशन बनाने वाले हैं वो एटलीस्ट जो प्रोविडेंट फंड के हैं वो तो आपको फॉलो करने ही है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी उसमें बेटर कर सकते हैं तो आप अलाउड है, लेकिन मिनिमम जो रूल रेगुलेशन बने हैं वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे जो ईपीएफओ ने बनाए हैं। तो ये एक पॉइंट है जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट को ध्यान में रखना है। एक जो पीएफ मेंबर है जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट काम करता है उसको भी ये मालूम होने चाहिए कि जो नॉर्मल प्रोविडेंट फंड के रूल्स क्या है और जो हमारी कंपनी एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो क्या फॉलो कर रही है, क्या वो कुछ लोअर तो बेनिफिट हमें नहीं दे रही है जो प्रोविडेंट फंड के मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट एक एम्प्लॉय को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एम्प्लॉयर शुड इंश्योर settlement of claims of withdrawal advance and transfer within 20 days of receipt of such claims। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक पीएफ मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो अगर आपका कोई भी क्लेम है, चाहे विड्रोवल है, आपने एडवांस लिया है, ट्रांसफर किया है, विद इन 20 डेज यानी 20 दिन के अंदर अंदर आपका उस कंपनी को सेटल करना ही पड़ेगा। ये एक रूल है जो प्रोविडेंट ईपीएफओ ने गाइडलाइन में जारी किया है एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई एडवांस डाला है, विड्रॉल डाला है और 20 दिन के अंदर सेटल नहीं हो रहा है तो आप इसके खिलाफ जो है ईपीएफओ में कंप्लेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एम्प्लॉयर shall ensure that any beneficial amendment in the scheme shall be made applicable to the employees automatically pending formal amendment to the rules of the trust। However, no amendment to the rules shall be made without the approval of the RPFC, who shall give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view। यानी कि इस पॉइंट का जो मेन निचोड़ है वो ये है कि जो भी रूल रेगुलेशन अमेंडमेंट होगा ईपीएफओ में वो ऑटोमेटिकली जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे नीचे की तरफ चलते हैं, जो पेज नंबर 9 है यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो मेन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर पॉइंट है, द बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी shall maintain the detailed accounts of each member showing contribution, withdrawals and credit of interest, preferably in electronic mode and liable to be transferred to an officer not below the rank of an RPFC upon their direction। यानी कि जो ट्रस्ट है, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है, उसको हर एक पीएफ मेंबर का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना होगा। उसका क्या कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, क्या वो विड्रॉ ले रहा है और कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, सब कुछ उसको मेंटेन करना होगा हर एक एम्प्लॉय का अलग से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिट ऑन द मंथली बेस रनिंग बैलेंस एज पर पैरा 60 ऑफ द स्कीम। यानी कि जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो मंथली बेसिस पर क्रेडिट करना होगा अपने ट्रस्ट में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द बोर्ड shall ensure issuance of annual statement of accounts within 6 months of close of financial year। In case of passbook, the same shall be in the custody of the employees and subject to updates upon presentation। The same shall also be facilitated for viewing through digital means। Every trust of the exempted establishment shall likewise communicate to their members through SMS
on mobile phones, emails, or mobile e-passbook about the receipt of contribution, withdrawals, and credit of interest in the account of the member every month within 2 days of receipt of remittance from the exempted establishment। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो ट्रस्ट मेंटेन कर रही है पीएफ अकाउंट को एग्जेम्प्ट एस्टेब्लिशमेंट का, उसको हर एक एम्प्लॉय को अपना क्या कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है और क्या इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, क्या विड्रॉल हो रहे हैं, सारा सब कुछ उनको एक एसएमएस के माध्यम से जो है कम्युनिकेट करना होगा पीएफ मेंबर को, जैसे कि ईपीएफओ खुद करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक एम्प्लॉय पीएफ मेंबर को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, अगर उसके एसएमएस नहीं आ रहा है उसके कंट्रीब्यूशन का, उसके इंटरेस्ट क्रेडिट होने का, या फिर अगर वो क्लेम डालता है तो उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं आ रहा है एसएमएस के थ्रू, तो वो भी जो है पहले तो अपनी कंपनी में बात कर सकता है और इसके बाद में वो ईपीएफओ में भी इसके लिए कंप्लेंट कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इस एसओपी में एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक पीएफ मेंबर है उसको ध्यान में रखने चाहिए। तो ये डिटेल में एसओपी है, आप चाहें तो इसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहां से आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे जो आपको आपकी कंपनी में काम रखते हुए हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वेट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।